हेलो दोस्तों। एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के बारे में सोचो। मॉरिशस की 3 एंटिटीज थी। ये सिंगापुरियन कंपनीज में शेयर्स होल्ड करती थी और इन शेयर्स को उन्होंने लग्जमबर्ग के एक बायर को बेचे। सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब इस ट्रांजैक्शन के बारे में सोचो। 2018 में टाइगर ग्लोबल नाम का एक अमेरिकन फंड फ्लिपकार्ट से एग्जिट करता है। जी हाँ, इंडिया का होम ग्रोन ई कॉमर्स चैंपियन फ्लिपकार्ट, जो बेंगलुरु में बना है, जो इंडियन कस्टमर्स को सर्व करता है और कई हजार इंडियन एम्प्लॉयज को जॉब देता है। इस ट्रांजैक्शन का इंडिया से काफी लेना देना है। मजे की बात यह है कि ये दोनों सेम ट्रांजैक्शन है। किसी भी इन्वॉल्व पार्टी का इंडिया से ज्यादा लेना देना तो नहीं था, लेकिन इससे एक इंडियन बिजनेस के ओनरशिप में चेंज आया। तो क्या ये एक इंडियन ट्रांजैक्शन है या ग्लोबल? और क्या ज्यादा जरूरी है, इस डील का लीगल स्ट्रक्चर या इसकी इकोनॉमिक रियलिटी? इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते इस सवाल का जवाब दिया। डील के स्टेक्स बहुत बड़े थे। टाइगर ग्लोबल को अपने स्टेक के लिए लगभग $2 बिलियन पे किए गए थे। अगर ये ट्रांजैक्शन इंडियन होता तो इंडियन गवर्नमेंट इसे टैक्स कर पाती। इंटरेस्ट और पेनल्टीज मिलाने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 14,500 करोड़ रुपीस मांगे। ये टाइगर ग्लोबल के इस डील के अर्निंग के ऑलमोस्ट बराबर है। कोर्ट ने अल्टीमेटली इंडिया के टैक्स अथॉरिटी का साइड लिया। इसके रूलिंग से ये दिखता है कि इंडिया का लीगल सिस्टम फॉरेन कैपिटल को कैसे ट्रीट करता है। ये ट्रीटी शॉपिंग नाम के एक ट्रेंड का एक एंड सिग्नल करता है। आज के इस वीडियो में हम इस डील को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम इस डील में इन्वॉल्व पार्टीज की हिस्ट्री देखेंगे। फिर हम इस केस के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस करेंगे। एंड में हम इंडिया के लीगल सिस्टम के रिस्पॉन्स और इसके लॉजिक को भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देब, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस डील की हिस्ट्री समझते हैं। 2011 से 2015 के बीच टाइगर ग्लोबल ने फ्लिपकार्ट में मॉरिशस में सेटअप 3 एंटिटीज के थ्रू मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स किए। ये इन्वेस्टमेंट्स दिखने में मॉरिशस के ही लग रहे थे। इनके ऑफिसेज मॉरिशस में थे। इनके बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर में भी मॉरिशस के ही रेसिडेंट्स थे और इन्होंने 2010 से 2018 के बीच मॉरिशस में 3 करोड़ रुपीस से ज्यादा खर्च किए थे। लेकिन ये पूरी तरह से मॉरिशियन भी नहीं थे। इन तीनों एंटिटीज में बस 2 एम्प्लॉयज थे। इनके एक्चुअल काम का ज्यादातर हिस्सा टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट LLC नाम का एक अमेरिकन कंपनी करती थी, जो पेपर पे इनकी इन्वेस्टमेंट मैनेजर थी। डील की दूसरी तरफ इन एंटिटीज ने फ्लिपकार्ट के इंडियन ऑपरेशंस में स्टेक्स नहीं खरीदे, बल्कि इन्होंने फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर में स्टेक एक्वायर किया। फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर इंडियन बिजनेस को कंट्रोल करती है। फिर 2018 में जब वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट एक्वायर करना चाहा, तो फ्लिपकार्ट के सिंगापुरियन एंटिटी के शेयर्स फिट होल्डिंग्स SARL नाम के एक लग्जमबर्ग एंटिटी को बेचे गए। लेकिन एक डील के लिए इतने सारे अलग अलग ट्रांजैक्शन से क्यों जाना? ये जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि कैसा एक छोटा अफ्रीकन आइलैंड इंडिया में फॉरेन पैसे आने का एक प्राइमरी गेटवे बन गया था। 1982 में सोशलिस्ट इंडिया को ये समझ में आ रहा था कि इसे ग्रो करने के लिए कितने सारे कैपिटल की जरूरत पड़ने वाली थी और हमारे पास बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं था। हमने रियलाइज किया कि हमें फॉरेन कैपिटल की जरूरत है, भले ही इसे अट्रैक्ट करने के लिए इंडिया के पास कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी। इसी वक्त मॉरिशस खुद को एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी जैसे पोजीशन कर रहा था। हमारे गवर्नमेंट्स के रिलेशंस अच्छे थे, तो दोनों ने डिसाइड किया कि एक टैक्स ट्रीटी एंटर करेंगे। बेसिकली इस ट्रीटी के हिसाब से अगर दोनों देशों में से कोई एंटिटी दूसरे के देश में कैपिटल गेन्स कमाती है, तो इससे टैक्स लेने का अधिकार होम कंट्री का होगा। थ्योरी में इससे डबल टैक्सेशन अवॉइड किया जा सकता था। मतलब इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट्स पे 2 बार टैक्सेस नहीं देने पड़ते। लेकिन मॉरिशस कैपिटल गेन्स टैक्स लेवी ही नहीं करता था। इससे एक लूपहोल बन गया। अगर आप मॉरिशस के थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट करते थे, तो ना इंडिया ना मॉरिशस आपके गेन्स पे टैक्स लगा पाते। इन्वेस्टर्स को एग्जिट पे 0 टैक्स देना पड़ता। इस लूपहोल के बारे में कई डेकेड्स तक पता नहीं चला, लेकिन 2 चीजों के कारण ये एक गोल्ड माइन बन गया। पहला, इंडिया ने अपना इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू किया, जिसके कारण यहां बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगा। और दूसरा, मॉरिशस ने ऑफशोर बिजनेस एक्टिविटीज एक्ट पास किया। इसने कंपनीज का मॉरिशस में इनकॉर्पोरेट और रिसाइड करना अलाउ किया, भले ही इनका एक्चुअल बिजनेस कहीं और हो रहा हो। इन दोनों के कारण इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी। ये इंडिया में पैसे भेजने के लिए पहले मॉरिशस में अपना बिजनेस सेटअप कर सकते थे। ये तरीका बहुत पॉपुलर हो गया। FPIs, PE फंड्स और VC फर्म्स अपने इंडियन इन्वेस्टमेंट्स मॉरिशस के स्ट्रक्चर्स के थ्रू भेजने लगे। 2000s तक मॉरिशस इंडिया के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के सबसे बड़े सोर्सेज में से एक बन चुका था। इंडियन गवर्नमेंट को पता था कि क्या हो रहा है,
लेकिन हम फॉरेन कैपिटल के लिए compete भी कर रहे थे और इस सिचुएशन के कारण फॉरेन कैपिटल इजीली इंडिया आ रहा था। इनफैक्ट 2000 में जब कुछ टैक्स ऑफिसर्स ने फॉरेन फंड्स को ट्रीटी बेनिफिट्स डिनाई करने की कोशिश की तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस या सीबीडीटी ने एक सर्कुलर इशू किया। इस सर्कुलर ने पूरे लूप होल को अलाउ किया और कहा कि मॉरिशस से वैलिड टैक्स सर्टिफिकेट इंडिया में टैक्स एग्जेम्पशन के लिए काफी था। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2003 में इस अप्रोच को आजादी बचाओ आंदोलन केस में अलाउ किया। कुछ साल बाद इंडिया ने ये सेम बेनिफिट्स सिंगापुर तक भी एक्सटेंड किए, लेकिन 2010 तक सिचुएशन बदल चुका था। हमारी इकोनॉमी बड़ी और कॉन्फिडेंट हो चुकी थी, लेकिन ट्रीटी शॉपिंग के कारण रेवेन्यू लीकेजेस बढ़ रहे थे। दुनिया भर में कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर्स नापसंद आने लगे थे। ओईसीडी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस टैक्स अवॉइडेंस रोकने के लिए प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे थे। मॉरिशस लूप होल बंद करने का समय आ रहा था। मई 2016 में मॉरिशस और इंडिया ने अपना टैक्स ट्रीटी अमेंड किया। अप्रैल 1, 2017 से कैपिटल टैक्स एग्जेम्पशन खत्म होने वाला था। इंडिया मॉरिशियन इन्वेस्टर्स के गेन्स को टैक्स कर सकती थी। इससे उन इन्वेस्टर्स के प्लान्स बिगड़ गए जो पुराने ट्रीटी के बेसिस पे मॉरिशस के थ्रू ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर कर चुके थे। इंडिया भी चाहती थी कि इन्वेस्टर्स इसे अपने पैसों के लिए एक स्टेबल डेस्टिनेशन जैसे देखें। इसीलिए एक कॉम्प्रोमाइज की तरह पुराने एग्जेम्पशन को अप्रैल 2017 के पहले किए गए इन्वेस्टमेंट्स के लिए ग्रैंडफादर या वापस अलाउ किया गया। ये अमेंडेड रूल्स बस उन इन्वेस्टमेंट्स पे लगते जो उस डेट के बाद किए गए हों। लेकिन इंडिया ने और भी कुछ किया। 2017 में इसने जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स या GAAR इंट्रोड्यूस किए। ये भी ग्रैंडफादर थे। इन रूल्स ने टैक्स अथॉरिटीज को ये पावर दिया कि ये ऐसे अरेंजमेंट्स को टैक्स बेनिफिट्स देने से मना कर सकते थे जिनका पूरा पर्पस बस टैक्स एडवांटेज लेना ही था। सबसे जरूरी बात यह थी कि ये रूल्स किसी भी टैक्स ट्रीटी को ओवरराइड कर सकते थे। उस पॉइंट से अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी टैक्स एग्जेम्पशन क्रिएट करता था तो इसे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था। इंडिया ये चेक करने वाली थी कि किसी बिजनेस का एक्चुअली वहां कोई काम था या नहीं। टाइगर ग्लोबल ने अपने इन्वेस्टमेंट्स तो 2017 के कट ऑफ के पहले ही कर लिए थे, लेकिन इसने एग्जिट 2018 में किया, GAAR के इफेक्ट में आने के बाद। इससे एक क्लैश शुरू हुआ। क्या मॉरिशस ट्रीटीज के ग्रैंडफादर होने से टाइगर ग्लोबल प्रोटेक्ट हो पाता या ये GAAR के अंडर फंस जाता? फ्लिपकार्ट का सेल क्लोज करने के पहले टाइगर ग्लोबल ने इंडियन अथॉरिटीज को अप्रोच किया। इन्होंने एडवांस में एक कंफर्मेशन मांगा कि इन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। उनका रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया गया। अथॉरिटीज ने ये नहीं माना कि ये मॉरिशियन इन्वेस्टमेंट्स थे। इन्होंने क्लेम किया कि ये मॉरिशस एंटिटीज कहीं और से कंट्रोल होती हैं और ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं ले सकती थी। इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि टाइगर ग्लोबल के इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के 6.05% से 8.47% तक विथहोल्ड किए जाएं। टाइगर ग्लोबल ने मैटर एस्केलेट किया। सबसे पहले ये अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग्स या AAR के पास गए, लेकिन AAR ने इनकी साइड नहीं ली। तो टाइगर ग्लोबल ने दिल्ली हाई कोर्ट को अपील किया। हाई कोर्ट टाइगर ग्लोबल के केस के बारे में सिंपैथेटिक था। इसने AAR का डिसीजन रिवर्स किया और ये होल्ड किया कि ये मॉरिशस ट्रीटी के अंडर प्रोटेक्टेड था, मतलब इसका इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होता। इसी पॉइंट पे बात सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तो अब ये देखते हैं कि लॉ क्या चाहता है। लीगली किसी के लिए भी टैक्स इवेड करना अलाउड नहीं है, मतलब कोई अपना इनकम हाइड नहीं कर सकता, अपने फेक रिकॉर्ड्स नहीं बना सकता या गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से डिफ्रॉड नहीं कर सकता। लेकिन टैक्स अवॉइड करना एक अलग बात है। अगर लॉ में ऐसा कोई लूप होल मिलता है जिससे कोई कम टैक्स पे कर सकता है तो वो इस लूप होल का यूज कर सकता है और अपनी लायबिलिटी कम कर सकता है। जैसे लोग टैक्स एफिशिएंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करके, डिडक्शंस यूज करके या ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर करके अपना टैक्स बर्डन कम करते हैं। टाइगर ग्लोबल भी टैक्स अवॉइड कर रहा था, इवेड नहीं। ये अपने ट्रांजैक्शंस छुपा नहीं रहा था। इसने सब डिस्क्लोज किया, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फाइल किया, जरूरी सर्टिफिकेट्स लिए और एक ट्रीटी के अंडर आया। लेकिन पिछले कुछ डेकेड्स में कई देश टैक्स अवॉइडेंस के ज्यादा अग्रेसिव फॉर्म्स को अटैक भी कर रहे हैं। GAAR भी यही करने की कोशिश कर रहा है। ये हर तरह के टैक्स अवॉइडेंस को इलीगल नहीं बनाता, लेकिन अगर किसी अरेंजमेंट का पूरा पर्पस ही टैक्स अवॉइड करना है और इसके अलावा और कुछ नहीं, तो टैक्स बेनिफिट डिनाई किया जा सकता है। इस शिफ्ट के साथ टैक्स अथॉरिटीज ऐसे अरेंजमेंट्स को डिसअलाउ कर सकते हैं जो पास्ट में लॉफुल थे। मॉरिशस ट्रीटी ने अप्रैल 2017 के पहले किए गए इन्वेस्टमेंट्स के लिए लेजिटिमेट टैक्स अवॉइडेंस का सिस्टम बनाया था, लेकिन GAAR इसे खत्म कर देता है। इस सारे इंफॉर्मेशन के साथ अब सुप्रीम कोर्ट और फ्लिपकार्ट के सेल पे वापस आते हैं। बेसिकली कोर्ट को इस ट्रांजैक्शन से दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला, इसने ये आइडिया रिजेक्ट किया कि फ्लिपकार्ट एक सिंगापुरियन एंटिटी है।
अगर इसके वैल्यू का ज्यादातर हिस्सा इंडिया से आया तो ये मैटर नहीं करता कि सिंगापुरियन शेयर्स बेचे गए थे। जिस एसेट का ओनरशिप चेंज हो रहा है वो इंडियन ही था। दूसरा, कोर्ट ने ये सोचा है कि मॉरिशस एंटिटीज बस नाम के थे, इनका कोई असली सब्सटेंस नहीं था। एक्चुअली यूएस बेस्ड टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट एलएलसी इसके सारे डिसीजंस लेती थी। इनफैक्ट मॉरिशस आर्म $250,000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन साइन ऑफ भी नहीं कर सकती थी। इसके पास मॉरिशस अथॉरिटी से रेसिडेंसी सर्टिफिकेट पाने लायक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहा होगा, लेकिन ये जीएआर से नहीं बच पाएगा। मतलब ये केस इस बारे में नहीं था कि एक मॉरिशियन एंटिटी ने सिंगापुरियन शेयर्स बेचे, ये इस बारे में था कि एक अमेरिकन एंटिटी इंडियन एसेट्स बेच रहा है। मतलब कोर्ट चीजों के फॉर्म पे नहीं, उसके सब्सटेंस पे फोकस कर रही थी। एक बात क्लियर कर लेना चाहिए कि ये इस मैटर का फाइनल डिसीजन नहीं है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि टाइगर ग्लोबल को 14,500 करोड़ रुपीस पे करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट बस इस आइडिया को सपोर्ट कर रही है कि टाइगर ग्लोबल को ट्रीटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा और इसे इंडिया में टैक्स पे करना होगा। फंड को एक्चुअली कितना पे करना होगा ये अलग कोर्ट प्रोसीडिंग्स में डिसाइड होगा। कोर्ट का मेन मोटिव इस बात को बताना है कि ट्रीटीज के कारण ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं मिल सकती। ये पास्ट से एक बड़ा ब्रेक था। 2003 में आजादी बचाओ आंदोलन में कोर्ट ने इस ट्रीटी को अलाउ किया था। तब कोर्ट्स ने टैक्स अथॉरिटीज को मॉरिशस के टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट्स पे ज्यादा फोकस करने मना किया था। शायद तब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करना टैक्स लीक्स कम करने से ज्यादा जरूरी था। लेकिन अब कंटेक्स्ट बदल गया है तो कोर्ट्स का पोजीशन भी बदल गया है। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट सही है? क्या टाइगर ग्लोबल को इस ट्रांजैक्शन के लिए टैक्स इंडिया में पे करना चाहिए? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।